तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद अनवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत ही शानदार कंटेंट है आप सभी के सामने और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसे पढ़ाऊँगा। ऑथेंटिक जो डाटा है उसका संग्रह भी है और पर्सनली मेरी मेहनत भी है इसके अंदर। तो आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बेसिकली वो घर में आप लोग रोज़ करते हो नाटक। और रोज़ क्या दोस्तों, बचपन से ही करते आ रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो। और ये नाटक कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन आज हम जिस नाटक की बात करेंगे वो है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के लोक नाटक होते हैं दोस्तों। जैसे कि परिभाषा लिख के रखी है, लोक जीवन में प्रचलित ऐतिहासिक व पौराणिक घटनाओं कथाओं को विभिन्न अवसरों पर नाटक के रूप में मंचन करना लोक नाट्य कहलाता है। जैसे कि श्री राम जी का नाटक हो गया, हनुमान जी का नाटक हो गया, शिव जी का नाटक हो गया, नॉर्मली कोई दूसरा पुलिस का नाटक हो गया, है ना। तो जो भी ऐतिहासिक व पौराणिक घटनाओं कथाओं को विभिन्न अवसरों पर नाटक के रूप में मंचन करना क्या कहलाता है? लोक नाट्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा है और मैं बना हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप बने हो राजेंद्र प्रसाद, एक बनाए गांधी जी। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार का क्या है? नाटक है। ओके, क्योंकि उनमें ऐतिहासिक पात्र है। मान लीजिए उसी अपने ही दोस्त एक और प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें एक बना है राम, एक बना है लक्ष्मण, एक बना है सीता, एक बना है हनुमान जी। वो कौन सी नाटक होगी? पौराणिक नाटक हो गया। अब आपको नाटक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब दोस्तों सीधी सी बात है, अब प्रमुख लोकनाट्य देखेंगे और लोकनाट्य में जो अपना पहला है दोस्तों, वो कौन सा लोकनाट्य है? ख्याल। कौन सा है? ख्याल। अब दोस्तों ख्याल के बारे में हम थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। तो जो ख्याल का दोस्तों उद्भव 18वीं शताब्दी में माना जाता है। ख्याल का जो उद्भव है कब माना जाता है? 18वीं शताब्दी में। और दोस्तों ख्याल का जो विकास है ऐसा माना जाता है नागौर राज्य की छावनी में हुआ था। ये ऑथेंटिक बुक से मैंने कलेक्ट किया है, अलग से जो चीज़ें लिखी हुई है बहुत सारी। तो ये जो ख्याल का है ना विकास नागौर राज्य की छावनी में से देखने को मिलता है। ये सब किसने कहा है? तो मदन मोहन माथुर ने कहा है। मदन मोहन माथुर के अनुसार ख्याल लोकनाट्य का विकास नागौर राज्य की छावनी में देखने को मिलता है। और इसका प्रभाव, ख्याल नाटक पर प्रभाव मराठी लोकनाट्य दोस्तों तमाशा उसका देखने को मिलता है ना। और ऐसा कहा जाता है कि मराठा सेना 4 साल तक रुकी थी दोस्तों नागौर में। तो इस वजह से दोस्तों वहाँ पर उनकी संस्कृति का प्रभाव देखने को मिला, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि ख्याल लोकनाट्य है ना, ये नागौर राज्य की छावनी में इसका विकास होता है ना, मदन मोहन माथुर के अनुसार 18वीं शताब्दी में। ओके, और तमाशा जो मराठी लोकनाट्य उसका प्रभाव देखने को मिलता है ख्याल पर। बाई चांस हार्ड बना क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है ना, यदि प्रॉपर बुक से बनाएगा तो फिर तो बनेगा ही। अब आ जाते हैं ख्याल। ख्याल शब्द खेल से बना है। ख्याल शब्द किससे बना है दोस्तों? खेल से। और ख्याल लोकनाट्य में विभिन्न लोक गाथाओं का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। प्रमुख पात्र कौन कौन से होते हैं? तो ये दोस्तों प्रमुख पात्र होते हैं जैसे कि खिलाड़ी, ख्याल में भाग लेने वाला। जैसे आप मान लो आप भाग ले रहे हो तो आप वैसे भी नॉर्मल कोई भी, अपन सब जानते हैं खेल में भाग लेने वाला क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी कहलाता है ना। दंगल, ख्याल की प्रतियोगिता। वही प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दंगल। अखाड़ा, ख्याल का मंच या दल, जो मेन है ना, जहाँ पर दंगल होगा वो कहलाता है अखाड़ा। और जिसमें उतरेगा भाग लेगा वो है खिलाड़ी। अखाड़ा मैदान, ग्राउंड ठीक है, ओके। और जो प्रतियोगिता है दो टीमों के बीच में वो है दंगल। और दोस्तों जो भाग लेने वाला है वो है खिलाड़ी। ये तो हो गए तीन। उस्ताद, अब उस्ताद कौन है? जैसे क्रिकेट, मान लो क्रिकेट का कोच हो जाएगा, वैसे ही उस्ताद मंच दल का मुखिया या जो मुख्य टीम का मुखिया है वो हो जाएगा उस्ताद। हलकारा, ख्याल का मुख्य सूत्रधार। अब कैप्टन कौन है? हलकारा। अब मान लो एक सीधी सी बात है, क्रिकेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट के हिसाब से देखेंगे, क्रिकेट के अंदर जो 11 प्लेयर है दोस्तों, वो सबके सब क्या है? खिलाड़ी। ख्याल में भाग लेने वाला क्या है? खिलाड़ी। ख्याल की प्रतियोगिता, अब क्रिकेट का जो मैच है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? दंगल। जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो ये क्या मैच क्या कहलाएगा? दंगल, ठीक है। और जो ख्याल का मंच है जहां पर मैच होगा, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद में मैच हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अखाड़ा। मंच या दल का मुखिया कौन खिलाएगा? उस्ताद। तो दोस्तों यूँ मान लीजिए कि मतलब कि जो मुखिया है उस्ताद है, तो ये उस्ताद हो जाएगा दोस्तों गंभीर, गौतम गंभीर। मंच या दल का मुखिया तो वही है ना। और ख्याल का मुख्य सूत्रधार, तो मुख्य सूत्रधार होता है कैप्टन, तो हल्का हो जाएगा कैप्टन। मन तरंग याद रखना, ख्याल में गायन के जनक कौन है? जो ख्याल के अंदर जो संगीत गाया जाता है उसके जनक कौन है? मन तरंग। विभिन्न ख्याल, और पहले नंबर पर अपन देखेंगे दोस्तों कुचामनी ख्याल।
कुचामनी ख्याल कहाँ की है दोस्तों? तो कुचामन की, कुचामन डीडवाना नागौर, है ना। प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी है। प्रमुख खिलाड़ी कौन है दोस्तों इनके? तो प्रमुख, देखो प्रमुख खिलाड़ी यानी ख्याल में भाग लेने वाला, याद रखना ना। तो प्रमुख खिलाड़ी कौन है? उगमराज है। कौन है? उगमराज है। कुचामनी ख्याल में संवाद शैली के जनक कहा जाता है उगमराज को। वापिस देख लो, कुचामनी ख्याल प्रवर्तक लच्छीराम, प्रमुख खिलाड़ी उगमराज, और कुचामनी ख्याल के संवाद शैली के जनक है दोस्तों। प्रचलित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मैंने बता दिया, कुचामन, डीडवाना और मेड़ता। प्रमुख कथाएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों प्रमुख कथाएं हैं चांद नीलगिरी, चांद मलयगिरी, मीरा मंगल, गोगा चौहान, अमर सिंह राठौड़। इन कथाओं पर किया जाता है ये ख्याल। उसके अलावा प्रमुख वाद्य यंत्र, तो प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा हो जाएगा, ढोलक, शहनाई और सारंगी, ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। नगाड़े का जादूगर कहे जाने वाले रामकिशन सोलंकी का संबंध इसी ख्याल से है। तो नगाड़े का जो जादूगर है वो किसे कहते हैं? अपन रामकिशन सोलंकी को। उनका संबंध किस ख्याल से है? तो कुचामनी ख्याल से है। ओके। प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो लोकगीतों की प्रधानता होती है इसमें। लोकगीत यानी कि ये नाटक है, नाटक के साथ साथ गीत भी गाए जाते हैं, इसीलिए अपन ने उगमराज को कुचामनी ख्याल में संवाद शैली का जनक भी देखा था। तो लोक गीतों की प्रधानता है। क्षेत्रीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। संगीत स्वरूप ओपेरा जैसा है, ओपेरा शैली जैसा। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष द्वारा निभाया जाता है। खुले मंच का प्रयोग किया जाता है। ये विशेषता है, मतलब कि हार्ड जब बनते हैं ना प्रश्न तो फिर मजा आता है ना। तो लोकगीतों की प्रधानता, उसके अलावा क्षेत्रीयता का प्रभाव, संगीत स्वरूप ओपेरा जैसा, स्त्री पात्रों की भूमिका, पुरुष द्वारा खुले मंच का प्रयोग। इनमें से 4 में से 3 विशेषता दे देगा और एक रॉन्ग विशेषता देकर पूछ लेगा निम्न में से कौन सी विशेषता कुचामनी ख्याल की नहीं है। जैसे कि स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है, ये गलत हो जाएगा। स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती है? पुरुष, ऐसे बन जाते हैं। अगला है हेला। हेला यानी कि दोस्तों हाड़ौती में रहता हूँ मैं, तो हाड़ौती में झालावाड़ जिले में, तो हमारी तरफ तो वैसे भी हेला यानी हेला पाड़ना का मतलब होता है आवाज़ देना या जोर जोर से चिल्लाना। कोई जब सुनता नहीं तो हेला पाड़ हेला, तो वो हेला ख्याल यानी कि ये कहाँ का है? करौली व श्री महावीर जी का है। करौली व श्री महावीर जी का है दोस्तों, ये है ना प्रसिद्ध। हेला का शाब्दिक अर्थ है ऊंची टेर में आवाज़ देना, जोर जोर से, है ना, लंबी आवाज़ देना। प्रवर्तक कौन है इसके? तो हेला शायर है। और उसके अलावा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर का भी, याद रखना ना। करौली और श्री महावीर जी याद रखना अच्छे से, लेकिन ये भी याद रखना लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर का भी है। ओके। मुख्य रूप से रामायण व महाभारत में के आख्यान गाए जाते हैं। तो जो रामायण व महाभारत है उससे संबंधित है हेला ख्याल, है ना। और उसके आख्यान गाए जाते हैं जोर जोर से। ओके। ये ऑथेंटिक बुक में दे रखा है दोस्तों, करौली व श्री महावीर जी हेला ख्याल में। लेकिन मैंने जो पढ़ा है नॉर्मल अदर मतलब कि अधीनस्थ बोर्ड की बुकों से, उसमें लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर दे रखा है। और कुछ किताबों में भी लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर दे रखा है। लेकिन ऑथेंटिक बुक में दे रखा है करौली व श्री महावीर जी। ओके। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अली बख्शी ख्याल। तो दोस्तों अली बख्शी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? अली बख्श है दोस्तों। इन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है। ये कहाँ के हैं? तो दोस्तों इनका संबंध था मुंडावर ठिकाने से। मुंडावर ठिकाना कहाँ का है? अलवर का। अलवर के कौन है दोस्तों? अलवर का रसखान किसे बोलते हैं? अली बख्श को। इन्होंने किस ख्याल की रचना की? अली बख्श ख्याल की। ऐसा माना जाता है अली बख्श ने, है ना, ठीक है, अली बख्शी ख्याल की रचना हाथरस की नौटंकी के आधार पर की थी। हाथरस की नौटंकी प्रसिद्ध है दोस्तों, हाथरस यूपी की, तो उसी के आधार पर दोस्तों इन्होंने अली बख्शी ख्याल की रचना करी थी। अब उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इन्होंने अली बख्शी ख्याल में किस भाषा या बोली का प्रयोग किया है? तो मेवाती, जो अहिरवाटी बोली का क्या किया है? प्रयोग किया है। अलवर क्षेत्र में प्रचलित है अली बख्शी ख्याल। और उसके अलावा दोस्तों अली बख्शी द्वारा प्रमुख रचित ख्याल कौन कौन सी? देखो अली बख्शी द्वारा रचित प्रमुख ख्याल, पहली है कृष्ण लीला। इनका ये पहला ख्याल है। ख्याल शैली के नाट्य में सर्वश्रेष्ठ, जितने भी ख्याल शैली के नाट्य है ना उनमें सर्वश्रेष्ठ ख्याल है कृष्ण लीला, अली बख्श की रचित, है ना। निहाल दे, चंद्रावत, गुलकावली, अलवर का गिरफ्तनामा, ये सभी किसकी है दोस्तों? ख्याल अली बख्श द्वारा रचित ख्याल है। चलो अगला पॉइंट आ जाते हैं कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। कन्हैया नाम सुनते यूपी का नाम आ जाता होगा दोस्तों मथुरा। तो मथुरा से अपने तो कौन टच होता है? पूर्वी राजस्थान। तो ब्रज क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में की जाती है कन्हैया ख्याल किया जाता है। इस ख्याल में कन्हैया गीतों के आयोजन में कहन कही जाती है। जो कन्हैया गीतों के आयोजन में कहन की जाती है, जो बात की जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कहन। इस आधार पर यह जो है कन्हैया दंगल कहलाता है।
मतलब कि कन्हैया जी से संबंधित है, श्री कृष्ण जी से संबंधित है और उनके गीत गाए जाते हैं। उनके गीतों के आयोजन में कहन कही जाती है, मतलब कि बातें बोली जाती है। इसी आधार पर यह कन्हैया दंगल कहलाता है। कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कौन है? तो कन्हैया ख्याल का जो सूत्रधार है वो होता है मेड़िया व उल्टी मींड कहलाता है। तो याद रखना, कन्हैया ख्याल का सूत्रधार कौन कहलाता है? मेड़िया व उल्टी मींड। अब सूत्रधार कौन होता है फिर देख लो, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि कैप्टन होगा ना, क्रिकेट में कैप्टन होगा, वो ख्याल का मुख्य सूत्रधार है ना, तो वो कैप्टन ही हलकारा। यहाँ अपन ने क्या बोला? हलकारा। लेकिन उसी हलकारे को कन्हैया ख्याल में क्या बोला जाता है? मेड़िया या उल्टी मींड कहलाता है ना। ये ऑथेंटिक बुक का डाटा है। दो या अधिक पार्टियों के बीच कन्हैया गीतों का मुकाबला। दो या अधिक पार्टियों के बीच कन्हैया गीतों का मुकाबला, ठीक है। मतलब कि एक तरफ एक, मैंने बोला ना यहाँ पर कन्हैया गीतों का आयोजन होता है, तो एक तरफ एक सिंगर रहेगा, दूसरी तरफ दूसरा सिंगर रहेगा, तो दो पार्टियां रहेगी। एक तरफ 4-5 जने हो सकते हैं ग्रुप में और दूसरी तरफ 4-5 जने हो सकते हैं। तो दो या अधिक पार्टियों के बीच में कन्हैया गीतों का क्या होता है? मुकाबला होता है। ये सामान्यतः दिन में आयोजन होता है इसका, कन्हैया ख्याल का। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? नौबत, ढप, चिमटे, घेरा। ओके दोस्तों, अगला है भेंट के दंगल। तो भेंट के दंगल कहाँ के है? तो दोस्तों बांडी बसेड़ी धौलपुर में प्रचलित है भेंट के दंगल। इस ख्याल में धार्मिक कथाओं का मंचन किया जाता है ना। उसके बाद है दोस्तों जयपुरी ख्याल। जयपुर डूडार क्षेत्र में प्रचलित है। जयपुर आप जानते हो, जयपुर के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डूडार। कोटा बारा बूंदी झालावाड़ को क्या बोलते हैं? हाड़ौती, ठीक है। वैसे उदयपुर को, राजसमंद को, चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं? मेवाड़। जोधपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? मारवाड़, है ना। वैसे जयपुर डूडार क्षेत्र में प्रचलित है। गुणीजन खाना के कलाकारों द्वारा इस ख्याल को प्रसिद्ध किया गया जो इसमें भाग लेते थे। ओके, तो याद रखना जयपुर के अंदर गुणीजन खाना है दोस्तों, उनके कलाकारों द्वारा इस ख्याल को प्रसिद्ध किया गया है जो इसमें भाग लेते थे। इसकी मूल विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों जयपुरी ख्याल की। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री पात्रों द्वारा ही निभाई जाती है। याद रखना, स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती है? स्त्री पात्रों ही द्वारा ही निभाई जाती है। उसके अलावा गोहर जान का संबंध इसी ख्याल से है, जयपुरी ख्याल से। जयपुरी ख्याल में नए प्रयोग होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। मतलब नई नई चीजें इंप्लीमेंट की जाती है जयपुरी ख्याल के अंदर, अलग अलग कलाएं की जाती है। जयपुर ख्याल में समाचार पत्रों, नृत्यों, गायन वादन का सुंदर समावेश रहता है। वो नाटक में दोस्तों इन सब का यूज होता है, समाचार पत्रों का, नृत्य का, गायन का, वादन का सुंदर समावेश होता है अच्छे ढंग से। जयपुरी ख्याल के प्रमुख विषय कौन कौन से है? तो जोकर पर मियाँ, जोगी जोगिन, जोकर पर मियाँ, जोगी जोगिन, कान गुजरी, रसीली, तंबोलन, पठान, मियाँ बीबी, इन सब पर यह ख्याल की जाती है जयपुरी ख्याल। अगला अगला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा शब्द से हास्य क्या है दोस्तों? शिव। यहाँ तुर्रा से हास्य क्या है? शिव। कलंगी शब्द से हास्य क्या है दोस्तों? पार्वती। आप लोग आभूषण पढ़ोगे ना दोस्तों, ठीक है, पगड़ी के आभूषण, तब भी आपको पता चलेगा कि तुर्रा और कलंगी, है ना। चलो यहाँ बात करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा शब्द से हास्य क्या है दोस्तों? शिव। और कलंगी शब्द से हास्य क्या है दोस्तों? पार्वती। प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो प्रवर्तक है तुकनगीर। प्रवर्तक कौन है तुर्रा कलंगी ख्याल के? तुकनगीर। ये हिंदू संत थे, हिंदू संत है ना। इन्हें तुर्रा कहा जाता है। और शाह अली एक मुस्लिम संत थे जिन्हें क्या कहा जाता है? कलंगी। और तुकनगीर, तुर्रा, शाह अली, कलंगी के नाम पर इस ख्याल का नाम पड़ा तुर्रा कलंगी ख्याल। फिर उसके बाद है दोस्तों राजस्थान में प्रवर्तक कौन है? तो राजस्थान में प्रवर्तक है सहेडू सिंह, इन्हें बोला जाता है तुर्रा राजस्थान का। और हमीद बेग है, इन्हें कहा जाता है राजस्थान का कलंगी। तो दोस्तों तुर्रा कौन है? सहेडू सिंह और सहेडू सिंह, और हमीद बेग कौन है? कलंगी। ओके, यह लगभग 400 वर्ष पुराना ख्याल है दोस्तों। तुर्रा कलंगी ख्याल मूलतः मालवा का है, राजस्थान में यह मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो याद रखना 400 वर्ष पुराना है। और तुरा कलंगी ख्याल मूलतः कहाँ का है? मूल रूप से मालवा का है। राजस्थान में कहाँ का है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। उसके अलावा वर्तमान में प्रचलन कहाँ है? तो घोसुंडा व निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। तो याद रखना तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़। मेरे साथ बोलो तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़। और वीडियो को पॉज करो, रोक लिया, अब लिखो तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़। तुर्रा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं ना, लिख देना उसके बाद आगे बढ़ना। तो याद रखना कि वर्तमान में प्रचलन कहाँ है? तुर्रा कलंगी का घोसुंडा व निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। प्रमुख विशेषता है, यह गैर व्यावसायिक प्रकृति का ख्याल है। यह गैर व्यावसायिक प्रकृति का क्या है दोस्तों? ख्याल है। मतलब कि गैर व्यावसायिक का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस के लिए नहीं किया जाता है इसको, है ना, ठीक है। ओके,
इस ख्याल में दर्शकों के भाग लेने की सर्वाधिक संभावना होती है। दर्शक बहुत सारे भाग लेते हैं इस ख्याल के अंदर, और मंच की सर्वाधिक सजावट इसी ख्याल में होती है। मंच को अच्छे से सजाया जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल में 20 फीट ऊंचे मंच को शीश महल कहा जाता है। तो दोस्तों तुर्रा कलंगी जो ख्याल होता है ना, उसका मंच कितने फीट ऊंचे होता है? 20 फीट ऊंचा मंच होता है ना, उसे शीश महल कहा जाता है। अभी मत सोचना दोस्तों कि स्टेज 20 फीट ऊंचा होता है ना, वो मतलब कि टेंट वेंट 20 फीट ऊंचा बना देते हैं, स्टेज तो लगभग नॉर्मल जो होता है वही होता है ना, तो ऐसा मत सोचना। तुर्रा कलंगी ख्याल में 20 फीट ऊंचे मंच को शीश महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीश महल। इस ख्याल में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, क्योंकि मेवाड़ के साइड का प्रसिद्ध है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ का है, घोसुंडा का, याद रखना। इस ख्याल में मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। तुर्रा कलंगी ख्याल की काव्यमयी रचनाएं दंगल व इसके संवाद बोल कहलाते हैं। पूरा का पूरा प्रमाणिक डाटा है दोस्तों, ये सब अच्छी किताबों में मिलेगा। तुर्रा कलंगी ख्याल की जो काव्यमयी रचनाएं वो क्या कहलाती है दोस्तों? दंगल, व इनके संवाद क्या कहलाते हैं? बोल कहलाते हैं। इसमें भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, उषा चरित्र, नसीहत इत्यादि पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। इसमें भक्त प्रहलाद का, उसके अलावा भक्त ध्रुव का, उषा चरित्र का, नसीहत इत्यादि पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। मतलब कि तुर्रा कलंगी ख्याल है ना, इसमें किस चीज का मंचन किया जाता है मंच के ऊपर? तो भक्त प्रहलाद का, भक्त ध्रुव का, उषा चरित्र का, नसीहत, इनका। प्रमुख कलाकार कलाकार कौन है दोस्तों? तो प्रमुख कलाकार है ओकार सिंह, चेतराम, जयदयाल, हमीद बेग। ओके दोस्तों, और सेडू सिंह मैंने बता दिया पहले आपको, है ना, सेडू सिंह हो जाएगा, ओकार सिंह हो जाएगा, चेतराम, जयदयाल और हमीद बेग भी आ गया। चलो, शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल ये शेखावटी क्षेत्र में फेमस है। नवलगढ़, चिड़ावा, मंडावा, झुंझुनू। प्रवर्तक कौन है दोस्तों शेखावटी ख्याल के? नानूराम, चिड़ावा के निवासी है दोस्तों, है ना, और चिड़ावा के निवासी। अब एक चीज दिमाग में आई है, आप मुझे कमेंट में बताना, है ना। एक तो आप लोगों ने कमेंट किया है इससे पहले जो मैंने पॉइंट बोला था कि तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। दूसरा कमेंट करो अभी तुरंत, याद हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कि चिड़ावा का गांधी किसे बोलते हैं? चिड़ावा का गांधी किसे बोलते हैं? कमेंट कर देना आपको पता हो तो। ओके, इनके द्वारा नानूराम जो कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है, चिड़ावा के निवासी, इनके द्वारा निम्न ख्यालों की रचना की गई है। किस किस की? हीर रांझा, जयदेव कलाली, आल्हा उदल, ढोला मरवण। तो ये चार है दोस्तों, इनकी रचना की गई है, याद रखना। हीर रांझा, जयदेव कलाली, आल्हा उदल व ढोला मरवण, इनकी रचना किसने की? नानूराम ने। प्रमुख खिलाड़ी कौन है दोस्तों? प्रमुख खिलाड़ी है दूलिया राणा। प्रमुख खिलाड़ी कौन है इसके अंदर? दूलिया राणा। वर्तमान में इनके वंशजों ने इस ख्याल को आगे बढ़ाया है ना, वर्तमान में दूलिया राणा के जो वंशज है ना, उन्होंने इस ख्याल को, शेखावटी ख्याल को क्या बढ़ाया? आगे बढ़ाया। चलो, प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। आकर्षक पद संचालन, परस्पर संवाद शैली, हारमोनियम, ढोलक, शहनाई इत्यादि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह ख्याल जयपुर ख्याल से प्रभावित है। ओके, शेखावटी ख्याल किससे प्रभावित है? जयपुरी ख्याल से प्रभावित है। और छोटे मोटे चार ख्याल और देख लो, ये दो तीन ख्याल, जैसे माच के ख्याल भीलवाड़ा, माच के ख्याल प्रसिद्ध है भीलवाड़ा के। किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर के। ढप्पाली ख्याल अलवर का है दोस्तों, ढप वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है इसलिए इसे ढप्पाली ख्याल बोलते हैं। ढप नृत्य शेखावटी का है, ढप वाद्य यंत्र अवनत श्रेणी का है। समझ रहे हो ना, यहाँ से पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। बस दोस्तों, मामला क्या है कि मुझे ज़्यादा जानते नहीं है ना, नया नया हूँ मार्केट में, है ना, और अनजान हूँ, और अनजान ही हूँ, अनजान चैनल है और लोग फर्स्ट में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक दिन दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल भी बहुत बड़ा होगा, लाखों स्टूडेंट इससे जुड़े होंगे दोस्तों। और आज 1 जनवरी है, कोशिश करूँगा दोस्तों कि 1 जनवरी 2027 तक आते आते हमारा यूट्यूब चैनल भी एक अच्छा बड़ा यूट्यूब चैनल बन जाए। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं जितना भी कंटेंट लेकर आऊँगा दोस्तों, ऑथेंटिक बुक का लेकर आऊँगा। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ये देखो, मेरा ये देखो, मेरे किताबें पड़ी हुई है जो, देखो ये किताब है, पॉलिटी की किताब है, ये आर्ट्स एंड कल्चर की, ये भी पॉलिटी के राजस्थान, ये दृष्टि आयुष की किताब है। उधर पड़ी हुई है आप लोगों के इंडियन पॉलिटी की, वो उधर की तरफ राजस्थान स्थावनी रतन जोशी की पड़ी हुई है ना। करंट अफेयर्स की बुक्स पड़ी हुई है। तो लगभग मतलब कि मेहनत करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, है ना। आप लोग बस सपोर्ट करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, है ना। गाइडों का नहीं, ऑथेंटिक बुक का कंटेंट पढ़ेंगे अपन। ओके, माच के ख्याल फिर देख लो, भीलवाड़ा, किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर, ढप्पाली ख्याल अलवर। ढप वाद्य यंत्र का प्रयुक्त था ना, होता है, इसलिए इसे ढप्पाली ख्याल बोला जाता है। ढप नृत्य शेखावटी का है, ढप वाद्य यंत्र अवनत श्रेणी का है। अब आ जाते हैं दोस्तों गौरी लोक नाट्य पर।
गौरी लोकनाट्य, यह लोकनाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है दोस्तों। गौरी लोकनाट्य किस पर आधारित है? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी से हास्य क्या है? पार्वती से है। यह भील जनजाति की नृत्य नाटिका है। मतलब कि जो गौरी है ना, वो भील जनजाति की क्या है? नृत्य नाटिका है। यह धार्मिक प्रकृति का लोकनाट्य गौरी। ओके। अन्य नाम क्या है? मेरू लोकनाट्य, लोकनाट्यों का मेरू नाट्य, आदि लोकनाट्य, राई नृत्य, राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य। किसे बोलते हैं? गौरी लोकनाट्य को। उसके अलावा दोस्तों आयोजन भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण दशमी तक, मतलब कि 40 दिन तक चलता है, लगभग सवा महीना। आप लोगों ने त्योहार पढ़े होंगे, विक्रम संवत के अनुसार 12 त्योहार होते हैं दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो चैत्र से लेकर दोस्तों फाल्गुन तक होते हैं। और दोस्तों श्रावण का महीना जिससे अपन पढ़ते हैं, त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण शुक्ल तृतीया तीज को। अपने एक दोहा भी चलता है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब कि त्योहारों का प्रारंभ मतलब कि तीज से होता है, छोटी तीज से, है ना, और समापन होता है गणगौर पर, है ना। तो अपन जो मनाते हैं ना, छोटी तीज जो मनाते हैं श्रावण शुक्ल तृतीया को, और गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो दोस्तों श्रावण के बाद जो अगला महीना होता है वो भाद्रपद का महीना होता है। कौन सा महीना होता है? भाद्रपद का, ठीक है। और भाद्रपद के महीने में सर्वाधिक त्योहार आते हैं दोस्तों, याद रखना। और भाद्रपद के बाद कौन सा महीना होता है? आश्विन। तो भाद्रपद कृष्ण एकम से, भाद्रपद कृष्ण एकम से आश्विन कृष्ण दशमी तक, तो दोस्तों 30 दिन तो किसके हो गए? आप लोगों के भाद्रपद महीने के। और आश्विन कृष्ण दशमी, तो 10 दिन किसके हो गए? आश्विन महीने के। तो 40 दिन हो गए ना, तो 40 दिन तक चलता है दोस्तों, सवा महीना लगभग, है ना। एकमात्र लोकनाट्य जिसका मंचन दिन में होता है। तो दोस्तों यह लोकनाट्य कब करते हैं? दिन में करते हैं। सर्वाधिक समय तक चलने वाला लोकनाट्य 40 दिन हो गया। सर्वप्रथम भोपा, अब ये थोड़ा ऐतिहासिक पॉइंट देख लो। सर्वप्रथम भोपा खोड़ा देवी के समक्ष जाकर गौरी के आयोजन की अनुमति लेता है। गौरी के आयोजन की अनुमति लेता है खोड़ा देवी से एक भोपा, है ना। उसके बाद में गौरी के पात्रों की वेशभूषा तैयार की जाती है। वही उसके बाद में हुंकार भर दी जाती है, माय स्मृति फतेह फतेह, है ना। तो तत्पश्चात गौरी के पात्रों की वेशभूषा तैयार की जाती है। गौरी का आयोजन जिस गांव में होता है ना दोस्तों, उसी गांव को सारा खर्च सीधी सी बात है। जैसे कि मान लीजिए मतलब कि ये मेरा गांव है गोलाना, गोलाना में गौरी का आयोजन होगा तो हमारे गांव वाले ही पूरा खर्चा करेंगे, याद रखना, है ना। तो संपूर्ण खर्च वहन करता है। गौरी के आयोजन के दौरान पात्रों द्वारा, मतलब कि इस 40 दिन तक पात्र के द्वारा मांस, मदिरा, मांस जानते हो, मदिरा, शराब, स्त्री गमन, है ना, वह हरी सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है ना। ओके। तो अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं। स्त्री गमन का मतलब यह है मदिरा और मांस और हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं। प्रमुख पात्र, यहाँ से प्रश्न बनता है, पार्वती को क्या बोलते हैं दोस्तों? राई। तो राई किसे बोलते हैं? पार्वती जी को बुढ़िया, शिव, और ये बुढ़िया ही पुरिया है ना, शिव को ही क्या बोलते हैं? पुरिया, है ना। तो शिव को बुढ़िया भी बोला जाता है और पुरिया भी बोला जाता है। झामटिया कविताएं करने वाला, कविताएं करने वाला बीच बीच में आता है ना, जो कविताएं करता है ना, वो क्या कहलाता है? सिंगर अरिजीत सिंह मान लो दोस्तों, अरिजीत सिंह। अब देखो हीरोइन तो मान लीजिए जो मतलब कि जो फीमेल एक्टर है वो तो पार्वती जी है ना, राई, और मेल एक्टर है बुढ़िया, शिव या पुरिया। सिंगर मान लेते हैं झामटिया, कविताएं करने वाला, है ना। और कुटकुटिया मुख्य सूत्रधार है, ये मेन, है ना, मुख्य सूत्रधार, जैसे कि ये डायरेक्टर हो गया मुख्य सूत्रधार। उसके अलावा आप लोगों के खुड़खुड़िया, हाथ से फूट करने वाला, जोनी लीवर मान लो, कपिल शर्मा मान लो, है ना। खिलार गौरी के पात्र कहलाते हैं। जितने भी दोस्तों इस गौरी में भाग लेंगे ना, सब क्या कहलाते हैं? खिलार, जैसे एक्टर्स होते हैं ना, याद रखना। गौरी लोकनाट्य में 4 प्रकार के पात्र होते हैं, मानव, दानव, पशु, देवता। मानव, दानव और पशु, देवता। चलो, गौरी लोकनाट्य के दौरान मनोरंजन के लिए कुछ लघु नाटिकाओं का मंचन किया जाता है, जिनमें मुख्य है। तो दोस्तों एक ही एक नाटक को कब तक करेंगे? बड़ा, गौरी बहुत बड़ा नाटक है, तो ये छोटे छोटे नाटकों को किया जाता है, जैसे कि गोमा मीणा, कालू कीर, मियाँ मिनियावड़, शेर सुअर की लड़ाई, भडलिया भूत। ये याद रखना दोस्तों, है ना। छोटे छोटे लघु नाटिकाएं हैं जिनसे थोड़ा मजा लिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों बलावन धड़ावन का संबंध गौरी लोकनाट्य से, बाई चांस पूछ लिया ना, बलावन धड़ावन का संबंध किससे? गौरी लोकनाट्य से। प्रसिद्ध लोक नाटक पशु गायत्री का मंचन इसी लोकनाट्य के तहत किया जाता है। पशु गायत्री कौन है? आपके भानु भारती, है ना। तो ये थोड़े एडवांस चीजें है, लेकिन आप लोगों से ये प्रश्न यहाँ तक बन जाएगा। ओके। अगला जो लोकनाट्य दोस्तों वो है कठपुतली। कौन सा लोकनाट्य? कठपुतली। चलो, कठपुतली लोकनाट्य का अर्थ क्या होता है? काठ की पुतली।
दोस्तों कठपुतली कहाँ की है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की, क्योंकि कठपुतली निर्माण का केंद्र कहाँ है? बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। स्थापना कब हुई थी भारतीय लोक कला मंडल की? 22 फरवरी 1952 को। किसने की थी? देवीलाल सामर ने। इसे कलाओं का मंदिर कहा जाता है। किसे? भारतीय लोक कला मंडल को क्या बोलते हैं? कलाओं का मंदिर। और दोस्तों जयगढ़ दुर्ग भी है, जिससे भारतीय लोक कला मंडल को क्या बोलते हैं? कठपुतलियों का संग्रहालय भी बोला जाता है। और साथ में जयगढ़ दुर्ग में भी कठपुतलियां रखी हुई है, इसलिए जयगढ़ दुर्ग को भी कठपुतलियों का संग्रहालय कहा जाता है। लेकिन फेमस याद रखना, कठपुतलियों का संग्रहालय कौन सा है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। इसे कलाओं का मंदिर भी कहा जाता है। कठपुतली निर्माण में प्रसिद्ध कठपुतली निर्माण में प्रसिद्ध कौन है? तो नट व एवं भाट जाति। नट जाति व भाट जाति ये कठपुतली निर्माण में क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? ढोलक। निर्माण किससे किया जाता है कठपुतली? तो आड़ू वृक्ष की लकड़ी। आड़ू वृक्ष की लकड़ी से। प्रमुख कथाएं कौन कौन सी है? तो अमर सिंह राठौड़ की पृथ्वीराज संयोगिता की सिंहासन बत्तीसी। तो याद रखना, अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज संयोगिता और सिंहासन बत्तीसी। इन कथाओं के आधार पर दोस्तों कौन सा लोकनाट्य किया जाता है? कठपुतली लोकनाट्य। कौन सी जाति प्रसिद्ध है? नट एवं भाट जाति। और बाकी तो ये फैक्चुअल चीजें हैं, आप अच्छे से देख लेना, रट लेना, लिख लेना दोस्तों आराम से। उसके बाद है चौथा, स्वांग या बहरूपिया। कौन सा लोकनाट्य? स्वांग या बहरूपिया। इस लोकनाट्य में दोस्तों पौराणिक व लोक जीवन से संबंधित पात्रों की वेशभूषा धारण कर मंचन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप हो, आप पुलिस वाला बन जाओ, आप दोस्तों हनुमान जी बन जाओ, आप राम बन जाओ। तो इस लोकनाट्य में पौराणिक व लोक जीवन से संबंधित पात्रों की वेशभूषा धारण कर मंचन किया जाता है। समझ में आ गया? सामान्यतः इसके कलाकार बहरूपिया कहलाते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप लेडीज बन जाओगे, तो आपको यूं बोलोगे, घर वाले बोलेंगे क्या बहरूपिया बन रहा है यार, है ना? तो सीधी सी बात है, इसीलिए इसके कलाकार क्या कहलाते हैं? बहरूपिया कहलाते हैं। अब दो प्रकार के बहरूपिया, हिंदू बहरूपिया भांड कहलाता है, मुस्लिम बहरूपिया भानुमति कहलाता है। याद रखना, हिंदू बहुरूपिया भांड, मुस्लिम बहुरूपिया भानुमति। प्रसिद्ध कलाकार एक तो है जानकी लाल भांड, शाहपुरा भीलवाड़ा के दोस्तों। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है इसको, किसको? बहुरूपिया कला को, है ना, स्वांग को या बहुरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जानकी लाल भांड को। उपनाम मंकी मैन। मंकी मैन कौन है? जानकी लाल भांड। उसके बाद है दोस्तों धनरूप भांड। मारवाड़ शासक मानसिंह ने इन्हें जागीर दी थी। मारवाड़ के शासक थे मानसिंह, उन्होंने इनको क्या दी थी दोस्तों? जागीर दी थी धनरूप भांड को। अगले है दोस्तों परशुराम भांड, ये केलवा राजसमंद के हैं, है ना। तीन कलाकार याद रखना। रंग तेरस पर मांडल भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग आयोजित किया जाता है, जिसका प्रारंभ शाहजहां के समय हुआ था। ये थोड़ा फैक्ट याद रखना कि भाई रंग तेरस पर मांडल भीलवाड़ा में नाहरों का स्वांग आयोजित होता है, जिसका प्रारंभ शाहजहां के समय हुआ था। अब है दोस्तों रम्मत। मैं थक चुका हूँ, पानी पी लेता हूँ दोस्तों ना। तो दोस्तों पानी वानी पी लिया है, अब पढ़ेंगे रम्मत लोकनाट्य। तो सीधी सी बात है, जो रम्मत है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों खेलना। क्या होता है? रम्मत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खेलना। कलाकार क्या कहलाते हैं दोस्तों? रम्मतिये। रम्मत के कलाकार रम्मतिये कहलाते हैं दोस्तों। इनके पात्र को खेलार कहा जाता है। क्या कहला जाता है? खेलार। और दोस्तों रम्मत प्रसिद्ध कहाँ की? बीकानेर की और जैसलमेर की। यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पुटअप होते हैं रम्मत से, तो याद रखना प्रसिद्ध कहाँ की? बीकानेर और जैसलमेर की। रम्मत की मूल ऊर्जा कौन होते हैं दोस्तों? टेरिये। रम्मत की मूल ऊर्जा कौन होते हैं दोस्तों? टेरिये, है ना। रम्मत की मूल विशेषता साहित्यिकता है। रम्मत की मूल विशेषता क्या है? साहित्यिकता। रम्मत लोकनाट्य में ऐतिहासिक महापुरुषों व सुविख्यात लोकनायकों की रचनाओं को काव्य रूप में मंचित किया जाता है। इसीलिए दोस्तों जब देखो रम्मत की जो विशेषता क्यों साहित्यिकता है, तो उसका रीजन अगले में ही है कि जो लोकनाट्य है ना, इसमें ऐतिहासिक महापुरुष व सुविख्यात लोक नायकों की रचनाओं को काव्य रूप में मंचित किया जाता है, इसीलिए इसकी मूल विशेषता इसकी साहित्यिकता है। ओके। रम्मत का प्रारंभ दोस्तों रामदेव जी के गीत के साथ होता है। रम्मत का प्रारंभ करेंगे ना इस खेल का, तो किसके साथ करेंगे? रामदेव जी के गीत के साथ। क्यों? बीकानेर जैसलमेर में बहुत मान्यता है दोस्तों रामदेव जी की, है ना, रुणेचा जैसलमेर, तो रामदेव जी के गीत के साथ होता है। रम्मत के मंचन के दौरान गाए जाने वाले अन्य गीत चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, वर्षा ऋतु, ये सभी रम्मत के मंचन के दौरान गाए जाने वाले गीत है। चौमासा, लावणी, गणपति वंदना, वर्षा ऋतु। ओके। उसके बाद है अगले कुछ पॉइंट, जैसे कि रम्मत का आयोजन फाल्गुन व श्रावण माह में किया जाता है। याद रखना, फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से चतुर्दशी तक आयोजन होता है। रम्मत का प्रारंभ जैसलमेर के पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा किया गया था।
जैसलमेर में रम्मत का स्वर्णकाल तेज कवि का काल माना जाता है। इसीलिए याद रखना, रम्मत का प्रमुख कलाकार भी कौन है दोस्तों? तेज कवि। जैसलमेर में रम्मत का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? तेज कवि को माना जाता है। इसलिए रम्मत का प्रमुख कलाकार कौन है? तेज कवि। तेज कवि ने 1943 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत भेंट की थी। याद होगा आप लोगों को ना, कि तेज कवि ने 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी नामक रम्मत भेंट की थी। पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला, तेज कवि की अन्य रम्मतें कौन कौन सी है? एक तो स्वतंत्र बावनी है, उसके अलावा कौन कौन सी है? मुमल की रम्मत, छेले तम्बोलन की रम्मत, भृतहरि की रम्मत, यह सबसे प्रसिद्ध रचना है। तेज कवि की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? भृतहरि की रम्मत। चलो, वर्तमान में बीकानेर की रम्मत सबसे प्रसिद्ध है। रम्मत में पाटा संस्कृति की देन बीकानेर की मानी जाती है। पाटा यानी कि दोस्तों एक तरीके से स्टेज को सजाया जाता है, उसे ही बोलते हैं पाटा संस्कृति। तो पाटा संस्कृति की देन किसे माना जाता है? बीकानेर। बीकानेर में रम्मत के दौरान ऊंचे ऊंचे मंच बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पाटा। बीकानेर में निम्न स्थानों की रम्मत प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक, यहाँ पर दोस्तों अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, उसके अलावा व्यासों का चौक, जमुनादास की रम्मत, बिस्सों का चौक, चौबेल की रम्मत, ये बीकानेर के इनमें रम्मत गाई जाती है इन स्थानों में। आचार्यों के चौक में अमर सिंह की, व्यास का चौक में जमुनादास जी की, बिस्सों का चौक में चौबेल की रम्मत। और फलोदी की भी रम्मत प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, फलोदी की भी क्या है? रम्मत प्रसिद्ध है। रम्मत के दौरान बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से? नगाड़ा, तबला, ढोलक, हारमोनियम। लेकिन इनमें नगाड़ा और ढोलक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रमुख कलाकार जीतमल, एक तो तेज कवि हो गए, उसके अलावा जीतमल, फागू महाराज, उसके अलावा सुआ महाराज, मनीराम व्यास, गिंडोजी, ये प्रमुख कलाकार है दोस्तों, लिख लेना अच्छे से। जीतमल, फागू महाराज, सुआ महाराज, मनीराम और गिंडोजी। चलो, प्रमुख रम्मत कौन कौन सी है, यहां से प्रश्न बनते हैं। तो पहली है फक्कड़ दातारी रम्मत। फक्कड़ दातारी रम्मत, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को रम्मत का प्रारंभ इसी रम्मत के साथ होता है। मैंने बोला था फाल्गुन महीने में रम्मत गाई जाती है, अपन ने पढ़ा है अच्छे से। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं, ये देखो, रम्मत का आयोजन फाल्गुन व श्रावण माह में किया जाता है। तो जब इसका प्रारंभ किया जाएगा ना फाल्गुन महीने में, तो दोस्तों किस रम्मत के साथ करेंगे? फक्कड़ दातारी रम्मत के साथ। तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को रम्मत का प्रारंभ इसी रम्मत के साथ होता है। हेड़ाओ मेरीरी रम्मत, जवाहर जी पुरोहित द्वारा लिखित यह सबसे लोकप्रिय रम्मत है। इस रम्मत में आदर्श पति व पत्नी का संदेश दिया जाता है। याद रखना, हेड़ाऊ, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, हेड़ाऊ कौन थे? तो हेड़ाऊ कुंभलगढ़ का राजा था, वह मेरी उसकी पत्नी थी। तो हेड़ाऊ मेरी जी रम्मत जवाहर जी पुरोहित द्वारा लिखित है, सबसे लोकप्रिय रम्मत है। याद रखना, इस रम्मत में आदर्श पति पत्नी का क्या है? संदेश है। हेड़ाऊ कौन थे? कुंभलगढ़ का राजा, और मेरी उसकी पत्नी थी। मेरी मतलब मेरी यानी कि हेड़ाऊ की मेरी। नंबर 3 पर है अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, ये वीर रस पर आधारित रम्मत है। और एक है दोस्तों नौटंगी री रम्मत। ये चारों रम्मत याद रखना, लिख लेना अगर नहीं हो तो, और साथ में नोट्स बनाओ तो बनाओ, क्योंकि पूरा आर्ट्स एंड कल्चर कराऊंगा मैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 2 टॉपिक करा चुका हूँ, ये तीसरा टॉपिक है ना। मामला क्या हुआ दोस्तों, मैं इसके क्वेश्चन आंसर देख रहा था, लेकिन मुझे इसके क्वेश्चन आंसर जहाँ से मैं नए नए पुटअप करता हूँ वहाँ वो साइट चल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा टॉपिक पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, है ना। नौटंकी, शॉर्ट वीडियो में मैं नौटंकी करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कराऊंगा मैं पूरा। नौटंकी, प्रारंभ में नौटंकी का 9 टके का टिकट होता था। ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक डाटा है, इसलिए थोड़ा आप समझ रहे हो ना, आप लोगों को सेकंड ग्रेड आरएस एसआई की तैयारी कर रहे हो और रीट की तैयारी कर रहे हो ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बाहर क्वेश्चन जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती है दोस्तों, याद रखना। नौटंकी, प्रारंभ में नौटंकी का 9 टके का टिकट होता था दोस्तों। कितने टके का? 9 टके का टिकट होता था। नौटंकी का नाम 9 वाद्य यंत्रों पर पड़ा, ऐसा कहा जाता है कि 9 टके का टिकट होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? नौटंकी। ऐसा कहा जाता है कि 9 वाद्य यंत्रों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? नौटंकी। मूलतः ये उत्तर प्रदेश की है दोस्तों, मूलतः ये उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में हाथरस व कानपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। इससे पहले मैंने बताया था अली बख्शी ख्याल के अंदर दोस्तों, हाथरस की नौटंकी को देखकर ही अली बख्शी ख्याल स्टार्ट हुआ था, है ना। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में हाथरस व कानपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान की में कहाँ की? तो राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र यानी भरतपुर व धौलपुर में नौटंकी क्या है? प्रसिद्ध है। नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? तो भूरीलाल डिग। भूरीलाल जो कि डिग के हैं, तो मैंने डिग लिख दिया, तो भूरीलाल जी डिग के ये नौटंकी के क्या है? प्रवर्तक है ना। वर्तमान में डिग जिला बन चुका है, तो नौटंकी के प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल डिग के। उसके अलावा नत्थाराम गौड़,
सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया है। इन्होंने नौटंकी को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किसने बनाया? नथाराम गौड़ ने। और वह 35 ख़यालों की रचना भी की थी इन्होंने, भाई साहब देखो 35 ख़यालों की रचना की है किसने? नथाराम गौड़ ने। और नौटंकी को लोकप्रिय बनाया। मुख्य खिलाड़ी कौन है? गिरिराज प्रसाद, जो कि कामा है ना, कामा भरतपुर के। नौटंकी का आयोजन सार्वजनिक उत्सव, मेलों, पर्वों पर किया जाता है। और देखते हैं नौटंकी में क्या क्या चीजें है भाई खतरनाक। नौटंकी में आयोजित प्रमुख कथाएं कौन कौन सी? अलाउद्दीन की, नल दमयंती, राजा हरिश्चंद्र तारामणि की, सत्यवान सावित्री, लैला मजनू, अमर सिंह राठौड़। नौटंकी के प्रसिद्ध कलाकार रामदयाल शर्मा को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ओके। प्रमुख विशेषताएं नौटंकी। नौटंकी शब्द की उत्पत्ति नाटक से हुई है। नौटंकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? नाटक से। नौटंकी में वाद्य वृंद में 9 साज इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। वाद्य वृंद दोस्तों आर्केस्ट्रा बोलते हैं ना, आर्केस्ट्रा अंग्रेजी में वही है ना। आर्केस्ट्रा में 9 साज इस्तेमाल होते हैं। इसमें गीत व संगीत शैली प्रधान है। नौटंकी छंदबद्ध रचना है जिसमें मात्रिक और वर्णिक दोनों ही छंद इस्तेमाल होते हैं। नौटंकी का विशिष्ट छंद चौबाला है। ये ऑथेंटिक बुक में दे रखा है, इसलिए मैंने मेन चीजों को ऐड कर लिया कि दोस्तों नौटंकी छंदबद्ध रचना है जिसमें मात्रिक व वर्णिक दोनों ही छंद इस्तेमाल होते हैं। नौटंकी का जो विशिष्ट छंद है वो क्या है? चौबाला है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा। ओके दोस्तों। तमाशा, क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ तमाशा दोस्तों अब लगाएंगे। तमाशा तो कहाँ लगाओगे? राजस्थान में तो था ही नहीं। ये मूलतः कहाँ का था? महाराष्ट्र का था। तो महाराष्ट्र वाले करते थे तमाशा। मैंने दोस्तों आप लोगों को जब स्टार्टिंग में ख्याल बता रहा था तो ख्याल मैंने बताया था कि ख्याल है ना किससे प्रभावित है? महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को स्टार्टिंग में बताई थी, याद रखना। मैं आप लोगों को फिर एक बार और वहीं जाकर बता दूं कि आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए। ये ख्याल में मैंने बताया था कि तमाशा, ख्याल किससे प्रभावित है? मराठी लोकनाट्य तमाशा से प्रभावित है। ओके। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ये नागौर राज्य की छावनी में इसका क्या हुआ है? विकास, मदन मोहन माथुर के अनुसार, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था इसलिए मुझे अच्छे से याद है। किधर गया तमाशा? ठीक है। तो याद रखना तमाशा मूलतः कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का लोकनाट्य है ना। ये जो मराठा सैनिक है दोस्तों नागौर राज्य की छावनी में रुके हुए थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत सांस्कृतिक इफेक्ट पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर का आदमी आपके पास में रहने आए यूपी का, तो वहाँ की खान पीन, वहाँ का रहन सहन वो 1-2 साल रहेगा तो आप में भी देखने को मिल जाएगा, और उसके रहन सहन में आपका संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो वही बात है ना। तो तमाशा मूलतः ये महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र से बंशीधर भट्ट को बुलाकर आश्रय दिया। तो होता क्या है, जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह। इन्होंने महाराष्ट्र से किसे बुलाया? बंशीधर भट्ट को बुलाया और उन्हें आश्रय दिया। इन्हीं बंशीधर भट्ट को राजस्थान में तमाशा लोकनाट्य का क्या कहा जाता है? जन्मदाता। ठीक है, जनक। गोवर्धन का संबंध इसी लोकनाट्य से है। गोवर्धन का संबंध किस लोकनाट्य से? दोस्तों तमाशा लोकनाट्य से है। प्रमुख तमाशा है दोस्तों हीर रांझा का तमाशा होली पर किया जाता है। हीर रांझा तमाशा कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। जोगी जोगिन का तमाशा धुलंडी के अवसर पर किया जाता है। जुट्टन मियाँ का तमाशा शीतलाष्टमी पर किया जाता है। और राजा गोपीचंद का तमाशा कब किया जाता है? चैत्र अमावस्या पर किया जाता है। प्रमुख तमाशा। उसके अलावा दोस्तों मानसिंह के काल में मोहन कवि ने धमाका मंजरी की रचना की थी। मानसिंह के काल में, जयपुर के शासक मानसिंह के काल में मोहन कवि ने किसकी रचना की थी? धमाका मंजरी की रचना की थी। प्रमुख कलाकार कौन कौन है तमाशा के? गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट और वासुदेव भट्ट। और बाकी बंशीधर भट्ट तो जन्मदाता हो ही गए। उसके अलावा है अगला अपना लोकनाट्य है चार बेत लोकनाट्य। कौन सा है दोस्तों? चार बेत। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार बेत लोकनाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। प्रारंभ फैजुल्ला खां जो टोंक के नवाब थे दोस्तों, उनके समय प्रारंभ हुआ था। इसका जो स्वरूप है दोस्तों कव्वाली जैसा होता है। किसका? ये जो चार बेत लोकनाट्य है ना, इसका स्वरूप कैसा होता है? कव्वाली जैसा। इसमें पश्तो भाषा का प्रयोग किया जाता है। पश्तो भाषा होती है दोस्तों, उसका प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? ढफ। वाद्य यंत्र कौन सा होता है? ढफ। प्रमुख कलाकार कौन कौन से? तो अब्दुल करीम खां निहंग है और खलीफा करीम खां निहंग है ना। तो याद रखना दोस्तों चार बेत लोकनाट्य टोंक का प्रसिद्ध है। फैजुल्ला खां टोंक के नवाब के समय प्रारंभ हुआ था। कव्वाली जैसा स्वरूप है। पश्तो भाषा का प्रयोग होता है। वाद्य यंत्र डफ है। प्रमुख कलाकार है अब्दुल करीम खां और खलीफा करीम निहंग खां। उसके अलावा दोस्तों सवारी लोकनाट्य अपने हर गांव में होता है दोस्तों, मेरे गांव में भी होता है तो है ना। सवारी निकाली जाती है, दशहरे के दिन निकाली जाती है और भी विभिन्न त्योहारों पर निकाली जाती है ना। तो सवारी लोकनाट्य पौराणिक व ऐतिहासिक पात्रों की सुसज्जित झांकियां सवारी निकाली जाती है। रामायण की, हनुमान जी की, अलग अलग की, है ना। तो वही और आप लोगों के
ये निकाली जाती है। प्रमुख सवारियाँ जैसे बादशाह की सवारी कहाँ की है, ब्यावर की। नाहन की सवारी कोटा की। कादरा भूतरा की सवारी दोस्तों गीजगढ़ दौसा की। रामलीला की सवारी जुरहरा डिग की। याद रखना दोस्तों, है ना। नाहन की सवारी हमारी कोटा की तो बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों, है ना, याद रखना। बादशाह की सवारी ब्यावर की प्रसिद्ध है। कादरा भूतरा की सवारी गीजगढ़ दौसा की है। रामलीला की सवारी झुरहरा डिग की है। तो याद रखना। आप यूँ बोलोगे कि सर मेरी भी सवारी निकलेगी तो वो भी सवारी लोकनाट्य होगा ना, पौराणिक व ऐतिहासिक पात्रों की। भाई आप कौन हो? अगला है दोस्तों लीला नाट्य। अगला कौन सा है दोस्तों? लीला नाट्य। अब जितने भी लीला नाट्य वो देखेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा अपना टॉपिक। लीला नाट्य में पहला नंबर पे रामलीला। कौन सी? रामलीला। भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित गोस्वामी तुलसी द्वारा प्रारंभ किया गया। तो रामलीला क्या है? तो श्री राम जी के जीवन से, उनके जीवन चरित्र से संबंधित नाटक किया जाता है, उसे ही रामलीला कहते हैं। इसका प्रारंभ किसने किया था? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों। उसके अलावा प्रसिद्ध कहाँ का है? तो मारवाड़ व भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रामलीला कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ व भरतपुर क्षेत्र का। अन्य क्षेत्र कहाँ? जैसे कि बिसाऊ, बिसाऊ की दोस्तों मूक रामलीला, मतलब बिना बोले हुए रामलीला की जाती है। अटरू बारा की शिव धनुष जनता द्वारा तोड़ा जाता है यहाँ की रामलीला में। और मांगरोल बारा की। तो बिसाऊ मूक रामलीला अटरू बारा की, उसके अलावा मांगरोल बारा की। याद रखना दोस्तों। अगला है दोस्तों रासलीला। रासलीला दोस्तों श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित है। वल्लभाचार्य द्वारा प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध कहाँ की है दोस्तों रासलीला? फुलेरा, गूढ़ा, आसलपुर, हरदोई। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। फुलेरा, गूढ़ा, आसलपुर, हरदोई ये जयपुर की प्रसिद्ध है ना। प्रमुख कलाकार कौन है? हरगोविंद और रामस्वरूप। अगला है दोस्तों सनकादि लीला। सनकादि लीला भगवान विष्णु के राम व कृष्ण रूप को छोड़कर शेष 8 अवतारों का मंचन किया जाता है। मतलब भगवान विष्णु के कितने अवतार है दोस्तों? 10। 10 में से राम व कृष्ण के रूप को छोड़कर शेष 8 अवतारों का क्या किया जाता है? मंचन किया जाता है। आयोजन कहाँ होता है? आयोजन कब होता है? सॉरी, शरद पूर्णिमा को। सनकादि लीला का आयोजन शरद पूर्णिमा होता है। सनकादि लीला प्रसिद्ध कहाँ की? घोसुंडा बस्ती चित्तौड़गढ़ की। यहीं का एक और चीज प्रसिद्ध है जो मैंने कमेंट करवाया था दोस्तों, कमेंट में पढ़ लेना, किया हो तो, नहीं किया हो तो कर लेना, ठीक है। तुरा कलंगी ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है? मैंने यूं लिखवाया था कमेंट में, ओके। अगली है दोस्तों गौर लीला। आबू क्षेत्र में पर्यटन के अवसर पर यह लोकनाट्य आयोजित किया जाता है। मतलब जब गणगौर, सॉरी, गौर लीला आबू क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर, है ना। गणगौर आप सब जानते हो, मैंने स्टार्टिंग में बीच में बताया भी था आप लोगों को। तीज त्योहार, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर, यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों अना त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो आबू क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर यह लोकनाट्य आयोजित किया जाता है। अगला है दोस्तों निरह सिंह लीला। ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मारवाड़ के क्षेत्र में भगवान नरसिंह की लीलाओं का मंचन किया जाता है। याद रखना, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को अजमेर में लालिया कालिया का मेला आयोजित होता है। याद रखना, इसी दिन, है ना, अजमेर में। नरसिंह लीला एक तो मारवाड़ क्षेत्र में हो रहा है दोस्तों, भगवान नरसिंह की लीलाओं का मंचन किया जाएगा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, और इसी दिन अजमेर में लालिया कालिया का मेला भी आयोजित होता है। अगला है दोस्तों गंधर्व लोकनाट्य। 11वें नंबर का। 10वें नंबर पर थे अपने लीला, और अपन ने कितनी लीला देखी? देखो 10वें नंबर पे कौन सी थी? लीला। लीला के अंदर लीला नाट्य में रामलीला, रामलीला के अलावा रास लीला पढ़ी, सनकादि लीला, गौर लीला पढ़ी आबू क्षेत्र की गणगौर के टाइम पर, नरसिंह लाल मतलब नरसिंह लीला देखी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, है ना। अब दोस्तों 11वें नंबर पर गंधर्व लोकनाट्य। ये मारवाड़ क्षेत्र में जैन समुदाय द्वारा आयोजित लोकनाट्य है। राजधारी लोकनाट्य भगवान श्री कृष्ण पर आधारित मेवाड़ क्षेत्र का प्रचलित लोकनाट्य है। ये हो गए अपने कितने? 12। अब कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे कि एक पारसी थिएटर, रामप्रकाश थिएटर। पारसी थिएटर कौन कौन से? पहला पारसी थिएटर में एक पहला है रामप्रकाश थिएटर, है ना। स्थापना 1878 ईस्वी में जयपुर में, है ना। रामप्रकाश थिएटर की स्थापना कब हुई थी? 1878 ईस्वी में जयपुर में। किसने स्थापना की थी? संस्थापक कौन है? सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। यह राजस्थान व उत्तरी भारत का प्रथम पारसी थिएटर है ना। ओके, याद रखना। उसके बाद है भवानी नाट्यशाला। तो भवानी नाट्यशाला आपकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी झालावाड़ में। संस्थापक कौन है? भवानी सिंह है, इसीलिए भवानी नाट्यशाला नाम है। इस यहाँ संस्थापक राम सिंह सेकंड है, इसलिए रामप्रकाश थिएटर है। ये ओपेरा शैली पर आधारित पारसी थिएटर है। ओके, तो 2 गए। उसके अलावा कुछ चीजें देखो, जैसे कि राजस्थानी नाटकों के जनक कौन है या निर्देशक कौन है? तो कन्हैयालाल पंवार। राजस्थानी नाटकों का जनक निर्देशक किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल पंवार को। गणपत लाल डांगी को गीगलेरा बापू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीगलेरा बापू कहा जाता है।
डांगी ने भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान जोधपुर आकाशवाणी से है ना लड़े सूरमा प्रोग्राम चलाया था, याद रखना। गणपत लाल डांगी को क्या बोलते हैं? गीगले रा बापू। इन्होंने दोस्तों भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान जोधपुर आकाशवाणी से लड़े सूरमा प्रोग्राम चलाया था। हबीब तनवर ने विजयदान देता के चरणदास चोर नामक नाटक का क्या किया था? मंचन किया था। ये कुछ फैक्ट याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों एक लोक नाट्य बच रहा है, उसका नाम है भवाई। क्या नाम है उसका? भवाई, है ना। और भवाई लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भवाई लोक नाट्य प्रसिद्ध है आपका मेवाड़ क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। और उसमें वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, उसका सूत्रधार दोस्तों नायक कहलाता है ना। और आप लोग भवाई नाट्य से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको मिले कमेंट में भर देना। मैं शॉर्ट वीडियो में भवाई लोक नाट्य अच्छे से करा दूंगा। बाकी सब कंप्लीट हो चुका है ये वाला, है ना। देखिए इसमें दे रखा है क्या, आपके लोक नाट्य चेक कर लेते हैं ना। इस बुक के अंदर ये बहुत सारे बोल रहे थे राजस्थान संस्कृति की ये बुक लाने की। तो दोस्तों ये बुक आरएस मेंस वालों के लिए ठीक है और नॉर्मल अच्छे से पढ़ने के लिए ठीक है। बाकी क्लाइम संस्कृति इससे कवर होने वाले नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, ना। लोक नाट्य देखते हैं, लोक कला है, लोक नृत्य नहीं है दोस्तों, इसके अंदर लोक नाट्य नहीं है। इस बुक में लोक नाट्य नहीं है। और एक बात और बताऊं, इसमें भी लोक नाट्य नहीं है। हाँ यार इसमें भी लोक नाट्य नहीं है। देखो कलाएं चित्रकला शिल्प हो गया, इसके अंदर मेले त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक वाद्य, लोक संगीत है। इधर राजस्थानी संस्कृति परंपरा विरासत, इधर भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है लोक नाट्य। अब मैंने अच्छे से शानदार तरीके से कर दिया है दोस्तों। आपको क्या करना है आप सभी को पता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक करना है। आप सभी का धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।